जिन दीदी के घर में काम में लगी हूँ वो काफ़ी दिनों से बीमार हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े भी वो बोर नहीं होती, कुछ कुछ लिखती रहती है। वो मुझे क्या किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलती। कॉलोनी वाले उनसे ज़्यादा उनकी सास अम्मा जी को जानते हैं। बिना बात किए कैसे रह लेती है समझ नहीं आता। मुझसे भी ज़्यादातर उनकी सास जी हैं जो बातचीत करती हैं। जब दीदी जी को ठीक थी तो एक बार काम बता समझा करके कोने में हो जाती। कभी कभी कुछ कमी होती तो आकर धीरे से बताती, मगर अम्मा जी रोज़ मेरे साथ साथ काम में लग जाती। उनके अनुसार सब करना होता है, बहुत मेहनत तरीके से काम कराती है। रोज़ ही सारा दम निचोड़ लेती है। पता नहीं दीदी जी कैसे नौकरी और घर दोनों संभालती होंगी, पर उन्हीं की सास जी की वजह से ये काम भी मिला है। भैया बाहर रहते हैं, हफ्ते या महीने में कभी कभी आते हैं। बहुत हंसमुख और सुंदर हैं। जब भी घर में आते हैं घर एकदम से चहकने लगता है। दीदी भी गुलाबी सी हो जाती है। बेटा खूब लाड करता है। अम्मा जी निहाल हुई रहती हैं। घर में सब कहते हैं काम को लेकर बहुत जुनूनी है। आधी रात भी कोई खबर आए तो तुरंत अपनी टीम के साथ लग जाते हैं। दीदी बड़े दिनों से बिस्तर पर है, कुछ तकलीफ़ है उनको चलने फिरने में, इसलिए उनकी बीमारी पर मुझे कह के गए हैं ध्यान रखना इनका। अपने लिए बहुत लापरवाह है मैडम जी। उनका जो बेटा है थोड़ा संकोची है, पर आजकल दादी जी के साथ रहकर कुछ खुल गया है। कभी कभी दादी जी से उलझ पड़ता है। दादी धार्मिक अनुशासन प्रिय और सफाई पसंद है और उसे बार बार समझाती रहती है। चिढ़ जाता है क्योंकि इकलौता लाड़ दुलार से पला है, मगर दीदी की वजह से कुछ कहती नहीं। दीदी ने उसे यही सिखाया है कि हमारे अपने बड़े कभी गलत नहीं होते। उनका तरीका अखर सकता है, मगर उनकी बात में भलाई ही होती है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। पिछले दिनों स्कूल में छुट्टियां पड़ गई। दीदी बिस्तर पर ही थी। उस दिन दादी और पोते में झड़प हो गई। दादी जी उसे कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने नहीं दे रही थी। बच्चे बार बार खाली प्लॉट में जाकर खेल रहे थे जहां थोड़ा कचरा बिखरा था। दादी जी ने उसे और सब बच्चों को डांट कर भगा दिया। बच्चों को यह नागवार गुजरा और दीदी के बेटे को भर दिया। तेरी दादी का रोज का है, उनको क्या है, हम जहाँ भी खेलें, और तू मत आया कर हमारे साथ खेलने, बेकार में हमारी बेइज्जती होती है। दादी जी ने उसे बालकनी से उन बच्चों के साथ खड़े होकर बात करते देखा तो उसे फिर लताड़ा और घर बुलाया। उस दिन दादी पोते के बीच झड़प होनी पक्की थी। दीदी अपने कमरे में थी। दादी जी ने कमरे के बाहर से कहा, यह सब माँ का ढील का नतीजा है। कहा नहीं मानता किसी का, बड़ों की बात का कोई मान नहीं है, कोई संस्कार नहीं सिखाया, बस नौकरी की मस्ती में रहे सब। दीदी शांत पड़ी रही। बेटा दंत नाता आया और आते ही हाथ पैर धोने बाथरूम में घुस गया और जोर से दरवाज़ा बंद किया। दादी जी और गुस्से में आ गई। गुस्सा दिखा रहा है हमको, तुम देख रही हो ना कैसे पटका है दरवाज़ा। दीदी कुछ बोली नहीं। दादी जी का गुस्सा साधते हुए आसमान पर था। हाँ तुम तो बढ़ावा, हमको क्या, 4 दिन और रहेंगे जिंदा, तुम ही झेलोगी। पोता बाहर निकल आया और माँ के पास जाकर बोला, माँ दादी जी को बोलो थोड़ा कम बोला करें, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरे दोस्त भी अब मुझसे कटने लगे हैं। ओके, पर ऐसे दरवाज़ा पटकना बहुत गलत है। यार माँ, दीदी ने सख्ती से कहा तो दादी का पोता कसमसा गया। जाओ तुम आंटी जी से दूध बनवा कर पी लो पहले। नहीं आंटी जी से नहीं, दादी जी से कहता हूँ, वो मेरे मन मुताबिक बनाती हैं, लेकिन वो नाराज़ हैं। क्यों? अरे आपको कुछ नहीं पता, आप तो ऑफिस में रहते हो, दिन भर मैं झेलता हूँ उनको। पोते की आवाज़ में कड़वाहट आ गई थी। मैंने सब्जी काटते हुए बाहर से देखा। दीदी ने बेटे का हाथ थाम लिया था। उसका चेहरा रुआंसा हो गया। झेलना? मैं जब टोकती हूँ तो क्या तुम्हें मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते हो? सॉरी माँ, पर आप तो समझाते भी हो ना। पर दादी तो नॉन स्टॉप किसी की भी सामने शुरू हो जाती है। मेरी भी तो कोई इज्जत है। तुम सुनोगे, अमल करोगे तो वो क्यों बोलेगी? हाँ,
आप भी उनका ही साइड लो। मैं साइड नहीं ले रही हूँ, तुम्हें रास्ता बता रही हूँ। कैसा रास्ता, पहले जाओ, दादी जी को सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। गलती उनकी है, मेरी नहीं। गलती किसकी है ये निकालना ज़रूरी है या दादी जी? दीदी ने थोड़ा सख्त होकर फिर नरमाई से बोला, बेटा, दादा दादी किस्मत वालों को मिलते हैं। दादी जी हम सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती है, फ़िक्र करती है। झूठ आप बना रहे हो। भोला, आओ दूध पी लो। अम्मा जी ने पोते के लिए दूध तैयार कर दिया था। दीदी ने दादी के भोले को मुस्कुराहट के साथ देखा। देखा दादी जी का प्यार। अच्छा ठीक है, कहता हूँ सॉरी, पर आप बोल देना दोस्तों के सामने कुछ नहीं कहेगी। दोस्तों को समझा दो भोलेनाथ की गंदगी में खेलेंगे तो जो देखेगा डांटेगा। मेरी दादी जी ने पहले देखा तो टोका। बस, ओके ओके ठीक है। भोला, ओ भोला, नाराज हो, दूध नहीं पियोगे? दादी जी ने फिर आवाज़ लगाई। आया दादी जी। कुछ देर बाद दादी पोता साथ बैठकर भैया से वीडियो कॉल कर रहे थे। दीदी अपने कमरे में बिस्तर पर थी। मैंने उनको हॉट वाटर बोतल दी, उन्होंने अपनी कमर पर रख ली। दादी और पोता अब भी दीदी की शिकायत में लगे थे। हमारी हर बात पर चुप लगा जाती है, कुछ बोलती नहीं है। पापा, माँ बस मुझे समझाती रहती है, दादी को कुछ नहीं कहती। काहे कहेगी हमको? तुम्हारी तरह नहीं है जो बहस करे बड़ों के सामने। अरे मैं कब बहस की? देखा पापा, देखा? दूसरी तरफ भैया लगातार हंसे जा रहे थे। तू भी उसी की तरह है, हर बात को हंसी में उड़ा देता है। मैं दीदी की कमर पर मालिश कर रही थी। दीदी के कमरे में सब साफ सुनाई दे रहा था। मैंने देखा कि दीदी सुनकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा बेटा, सबकी अब की तुमको हॉस्टल में डाल देता हूँ। काहे हॉस्टल में डालोगे भोला को? हमारा भोला हमारे साथ ही रहेगा, है ना भोला? पापा मैं नहीं जाऊँगा, मैं दादी जी और माँ के साथ ठीक हूँ। सोच लो दोनों, शिकायत तुम दोनों को है एक दूसरे से, वो तो हमारा चलता रहता है ना दादी जी। हाँ हाँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। के भोलेनाथ की दादी जी, आपकी वो चुप्पी मैडम कहाँ है? बात करा दो, अभी अपने काम में ध्यान दो। लोग शिकायत करेंगे कि ऑफिस आवर में लंबा लंबा बतियाता है। रात को कमरे में पहुंचकर ढेर बतियाना। अभी क्या बात करोगे, रखो। ओके, प्रणाम, खुश रहो। मुझे ये ठीक नहीं लगा, अम्मा जी भी ना। मैंने जैसे कहा, दीदी ने टोक दिया। क्या अम्मा जी, कितने दिन हुए हैं तुम्हें उन्हें जानते हुए? दीदी, हम तो जो सुन देख रहे हैं ठीक है, पर तुम्हारी नज़र में वो तुम्हारी सोच से गलत होगा। लेकिन मुझे ध्यान रहता है कि वो इस परिवार की मुखिया है, हमेशा भला सोचेंगी। आगे से इस घर में कुछ भी कहने से पहले सोचना। बेटू सुनेगा तो उस पर असर पड़ेगा। दीदी की बात में डांट भी थी और चिंता भी। मेरा मुंह बनता देख वो बोली, बुरा मान गई क्या? नहीं दीदी, तुम खुद को दादी जी की जगह रख कर देखो, खुद समझ जाओगी। आपको सच में कुछ बुरा नहीं लगता? आपको बाबू को दिन भर कितना कहती रहती हैं। दीदी शांत थी, बोली, तुमको समझ नहीं आई ना बात? समझाना क्या है, समझना क्या है दीदी? हमसे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सुन, तेरी समझ को कहती हूँ मैं। बच्चों को तो समझा सकती हूँ, खुद को भी ढाल सकती हूँ, पर बड़ों को पलट कर कहना ठीक नहीं लगता मुझे। अभी उनके जितनी दुनिया नहीं देखी है मैंने। बाकी तुझे मेरे अहम से ज़्यादा इस घर की खुशी ज़रूरी लगती है। रात हो गई थी, मेरे पति देव ने फ़ोन करने को कहा था। आज वहीं रुक जाओ, मैं सुबह पहुंचूंगा। ये ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। दीदी जी बोली, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा जी भी राजी थी। रात ने दादी पोते को अपने साथ सुला लिया। मैं दीदी के पास फोल्डिंग बेड पर सोने की तैयारी कर रही थी। अम्मा जी ने आवाज़ लगाई, धानी ओ धानी, ज़रा पैर दाब दो हमारा बिटिया। मैं अम्मा के पास आई। अम्मा मुझे फ़ोन देकर बोली, दीदी को दे आ, भैया का नंबर लगाए हैं, जा जल्दी जा और आ। दीदी भैया बात कर रहे थे। अम्मा बोली है, दरवाज़ा भेड़ दो, आराम से बतिया लेगी। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अम्मा के पैर दबाने लगी। नींद में जाते जाते अम्मा बोली, धानी तुम अच्छा कस कस के दबाती हो, पर भोला की माँ के हाथ में दुलार होता है।
उसके हाथ की बात ही कुछ और है। मेरे सामने अब अम्मा का दूसरा ही स्वरूप आ रहा था। दीदी शायद इसलिए शाम को मुझे समझा रही थी। अम्मा बुदबुदा रही थी, बेचारी बड़े कष्ट में है। हमारे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। अब बस जल्दी ठीक कर दे भगवान उसको। अम्मा जी सो गई, दीदी भी भैया से बात करके सो गई। पूरे घर में दीदी के कमरे से आती गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैलकर घर के माहौल को बेहद शांत और सुकून भरा बना रही थी। अमूमन मुझे दूसरे के घर जल्दी नींद नहीं आती, मगर अम्मा के घर में उस रात बड़ी गहरी नींद आई।